हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग यूनान में राष्ट्रीयता का उदय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आशा करते हैं कि आपको जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं पसंद आते होंगे और आप उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, यूनान में राष्ट्रता का उदय। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि यूनान में राष्ट्रता का उदय है। तो देखिए, इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीयता आंदोलन को देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में कहने का अर्थ ये है कि देखिए, जब इटली और जर्मनी में क्या चल रहा था, तो एकीकरण चल रहा था, तो उसी समय जो है यूनान भी उन सारी चीज़ों से प्रभावित हुआ था। और प्रभावित होने के बाद यहाँ पर भी जो है आंदोलन शुरू होने लगे थे। और यूनान का अपना गौरवमय जो अतीत रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, जिसके कारण उसने पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है, यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो यूनान की सभ्यता है वो बहुत अच्छी है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो साहित्यिक प्रगति है, विचार हैं, दर्शन है, कला है, चिकित्सा विज्ञान है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वहाँ की, और प्रेरणा स्रोत भी है यूनान वासियों के लिए। ठीक है, और देखिए, पुनर्जागरण के काल में इनमें प्रेरणा लेकर के क्या किया कि पश्चाताप के बाद क्या हुआ कि कई देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनानी जो है तुर्की साम्राज्य के अधीन रहा। देखिए, वहाँ पर क्या था कि देखिए, यूनानी सभ्यता के पास इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी जो है यूनान जो है वो तुर्की के अधीन में था। वहाँ पर तुर्की लोगों का है बहुत ज़्यादा वर्चस्व चलता था। तो वहाँ के लोग जो थे वो तुर्की के जो है चंगुल में फंसे हुए थे। तो देखिए, वो चाहते थे कि कैसे हम बाहर निकले। इसके लिए उन्होंने इटली और जर्मनी को देखा, तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। तो धीरे धीरे वो भी आंदोलन शुरू कर दिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जग गई थी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। धर्म और जाति की जो बात करते हैं और संस्कृति की, तो इन सारी चीज़ों में क्या थी कि यूनान वासियों में एकता थी। ठीक है, देखिए, यहाँ पर एक डब्बा में कुछ इम्पोर्टेंट बताया गया है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है कि ईसाई जगत जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था, और रूस और यूनान के लोग जो क्या करते थे कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को ही मानते थे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए, अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे थे। देखिए, जो यूनानवासी लोग थे वो चाहते थे कि तुर्की शासन से अलग हुआ जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि धीरे धीरे आंदोलन चलने शुरू हो गए थे। इसके लिए उन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक जो है संस्था जो है स्थापित की। कहाँ स्थापित की तो कहाँ की थी? ओडेसा में। ठीक है, ओडेसा नामक एक स्थान है, वहीं पर उन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था को स्थापित किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, कोई भी आप संस्था स्थापित करेंगे तो उसका उद्देश्य होता है कि आखिर ये किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो जो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था थी उसका भी एक उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था कि तुर्की शासन जो है यूनान से निष्कासित
कर उसे स्वतंत्र बनाना था, यानी यूनान वासियों को स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। देखिए, कोई भी युद्ध चलता है तो उसमें मध्यम वर्ग का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि मध्यम वर्ग में ही बुद्धिजीवी आते हैं। और बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं, तो अपने लेखक हो गए, अपने कहानी हो गए, अपनी कविताओं के द्वारा लोगों में एक अलग उत्साह जगाते हैं राष्ट्र के प्रति। ठीक है, अपनी अपनी मतलब बातों से बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो देश के प्रति लिखते हैं ताकि लोगों के अंदर जागरूकता जगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं समान पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्धत थे। इंग्लैंड का महान कवि जो है लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे। यहीं से मेन लड़ाई शुरू होता है। जब लॉर्ड बायरन जो है यूनानी की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए तो ये सबसे बड़ी बात थी, और इससे क्या हुआ कि इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप की एक सहानुभूति की लहर दौड़ गई। और इधर रूस भी जो है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी तथा धार्मिक एकता के कारण जो है यूनान का पक्षधर हो गया। ठीक है, अब रूस भी जो है यूनान का सपोर्ट करने लगा था। ठीक है, यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। देखिए, तुर्की शासक लोग जो है यहीं पे गलती कर दी। उन्होंने जब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी और उसमें लोग जो जुड़े हुए थे उनको बुरी तरह से मतलब मारना पीटना, उनको कुचलना, ये सारी चीज़ें शुरू कर दिए थे। ठीक है, और 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ, यानी शुरू करने वाले यही व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। ठीक है, और 1821 में शुरू हुआ। रूस का जार, देखिए जार के कहने का अर्थ ये होता है कि सम्राट। जार रूस में जो है राजा को क्या बोला जाता है, जार। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जार किसको बोला जाता है, तो रूस के सम्राट को। ठीक है, तो देखिए रूस का जार जो है अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी की राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु जो ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक था मेटरनिक, उसके दबाव के कारण खुल के सामने नहीं आ पा रहा था। और जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया और अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस के साथ एक समझौता की कि तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा जो है चार्ल्स 10 भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा था। उसके बाद है कि 1827 में लंदन में एक समारोह हुआ और जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिल करके तुर्की के खिलाफ जो है और यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही का निर्णय लिया था। और इस प्रकार क्या हुआ कि तीनों देश थे संयुक्त सेना नाविनियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुए थे। ठीक है, उसके बाद तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र सेना आई थी। एक ही सेना थी जो तुर्की के समर्थन में थी, वो थे मिस्र। युद्ध में क्या हुआ, मिस्र और तुर्की की सेना जो है बुरी तरह से पराजित हो गई थी। और 1829 की जो एड्रियानोपोल संधि हुई थी, ठीक है, 1829 में एड्रियानोपोल संधि हुई थी। जग गई। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, तो 1829 में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जिसके तहत क्या हुआ कि तुर्की की जो नाम मात्र थी प्रभुता में यूनान की स्वतंत्रता को देने की बात तय की गई और यूनानी जो राष्ट्रवादी ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। और उधर इंग्लैंड और फ्रांस ने भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा उससे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः क्या हुआ कि 1832 में यूनान को एक राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। उसके बाद है कि जो बवेरिया के शासक थे, कौन, बवेरिया के शासक ओटो, ठीक है, उनको स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। और इस तरह पूरे यूनान में है रूस के प्रभाव भी जाता रहा। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ कि 1832 में यूनान को एक राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया और
बवेरिया के शासक, कहाँ का शासक, तो बवेरिया का शासक को ओटो को, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखेंगे कि स्वतंत्र जो है यूनान का शासक किसको बनाया गया, तो बवेरिया के शासक ओटो को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, अगली वाली वीडियो में हम लोग इसके परिणाम और सारे देशों में इसका क्या प्रभाव पड़ा था, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।